जेएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती एक बार सदस्य के विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने मधु काकरिया का यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर इस विराट सौंदर्य को मैं प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं। और हिमालय की यात्रा के हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं, तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका ने अपनी यात्रा गैंगटोक से शुरू की है, जो मेहनतकश बादशाहों का शहर है। उसके बाद युमथांग से होते हुए लेखिका अपनी यात्रा के पड़ाव को आगे बढ़ाती है। कवि लॉगस्टोक आता है, बहुत ही चर्चित जगह है और संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर 2-3 जातियों के बीच संघर्ष हुआ है, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है। उसके बाद लेखिका ने आगे कहा है कि धीरे धीरे हमारी यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ता है और गहरी घाटियाँ, वादियाँ, प्राकृतिक वनस्पति आदि हमारे बीच आने लगती हैं और हिमालय अपने विराट सौंदर्य के साथ हमारे सामने आता है। और सिलीगुड़ी से जो तीस्ता नदी हमारे साथ बह रही थी, वो अपने चरम सौंदर्य पर बह रही है। मैंने देखा तीस्ता नदी में और कुछ समय के लिए अपने भीतर मैंने परमात्मा को बहते हुए देखा, महसूस किया। उसके बाद लेखिका ने कहा कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल जो फेन उगलता हुआ था, अर्थात झाग बहता हुआ था और पूरे वेग के साथ बह रहा था, उस पानी के अंदर मैंने पैर डुबोया तो मन अंदर से भीग गया, मन काव्य में उठा, मन सुंदरता को प्राप्त हुआ, सत्य को जाना मैंने और सृष्टि की अनेक लीलाएं मैंने वहाँ देखी। उसके बाद लेखिका ने कहा कि तरह तरह के फूल मुझे दिखाई दिए और तरह तरह की प्राकृतिक वनस्पतियाँ दिखाई दी जो मन को मोहित कर रही थी और पल पल हिमालय परिवर्तित मुझे लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखिका ने आगे किन किन बातों का वर्णन किया है। चलते हैं, यात्रा के पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी जो कहां से चल रही है, सिलीगुड़ी से लेखिका के साथ चल रही है। सामने उठती धुंध, ये तीनों काम। ऊपर मंडराते आवारा बादल, चौथा काम। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, 5वां। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए हैं, अर्थात फल, फूल, पेड़, झरने, नदी, पर्वत सब अपने अपने वेग से, अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और संपूर्ण मानव जाति को संदेश दे रहे हैं, चरैवेति 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 चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलना ही जीवन है। अर्थ क्या है? चलना ही जीवन है और रुकना मृत्यु है। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, अस्तित्व है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, लेखिका ने कहा है कि हम इस दरार पर कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आते हैं। हिमालय पर्वत हजारों सालों से है, नदियां हजारों सालों से हैं, झरने हजारों सालों से हैं, पेड़ पौधे लंबे समय से हैं, लंबे समय तक रहेंगे, मगर हमारा तिनके जैसा वजूद है। एक तिनके, अर्थात तिनका मतलब लकड़ी का कोई तिनका, कोई फूस का, घास का तिनका जैसा हमारा अस्तित्व है। पता नहीं कब छोटी सी उम्र है, ये बीत जाती है। लेकिन ये जो सभी बातें हैं ब्रह्मांड की, नंबर 1 सतत प्रवाहमान झरने लगातार सदियों से बहते आ रहे हैं, बहते रहेंगे। और तीस्ता नदी, गंगा नदी, यमुना नदी सब बहती आ रही हैं, बहती रहेंगी। सामने उठती धुंध, मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोर लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, ये सब पहली बार एहसास हुआ। लेखिका ने कहा है कि कोलकाता महानगर से मैं बाहर निकली, बाहर निकलकर जीवन में पहली बार एहसास हुआ क्या? कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। कि जीवन में अगर वास्तविक आनंद की अनुभूति है तो वो क्या है? जीवन का गतिमान, चलायमान, चरैवेति चरैवेति, यही सौंदर्य है। लेखिका ने कहा है, संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। मन कुछ इस कदर एकात्म है। एकात्म मन कब होता है? जब आत्मा को परमात्मा के दर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं, जब आत्मा परमात्मामय हो जाती है, जब ईश्वर
कहीं न कहीं हमें अपने अलग अलग तरीके से अनुभूति कराते हैं। और तब क्या होता है, व्यक्ति की भीतर और बाहर की सभी प्रकार की रेखाएं मिट जाती है। व्यक्ति किसी भी चीज़ को पराया नहीं समझता है और परमात्मा की सब चीज़ों को अपना समझता है। स्वार्थ नहीं होता है, व्यक्ति के भीतर किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं होता है और व्यक्ति के भीतर किसी प्रकार की दुश्चिंता नहीं होती है। जब भीतर और बाहर की सब रेखाएं मिट जाती हैं। लेखिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। अगर किसी को भी ईश्वर के निकट जाना है, ईश्वर की अनुभूति अपने भीतर करनी है, तो उसको प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। उसे सूर्य की रोशनी में ईश्वर दिखाई देगा, चंद्रमा की ज्योत्सना में ईश्वर दिखाई देगा, बहते जल में ईश्वर दिखाई देगा, घास फूस में ईश्वर दिखाई देगा, प्रकृति के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति दिखाई देगी। ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति प्रकृति के साथ निकटता से जुड़ता है और वो प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है और तन्मयता के साथ प्रकृति से जुड़ जाता है। सुबह सी की प्रार्थना फिर होठों को सुनने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात मेरे दोनों छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो तीमरो कौशली, ये वो प्रार्थना है जो लेखिका के और होठों पर आ गई थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार, इंद्रियों से भी आगे का संसार खंड खंड हो गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया। वह महाभाव सुखी टहना सा टूट गया। अर्थात लेखिका ने कहा कि मैं इंद्रियों से भी परे आ गई। अर्थात इंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन्स जो अपना काम करते हैं, और जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा आदि से भी कहीं अधिक ईश्वर के निकट में आ गई। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। देखिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। शुद्धिकरण की दृष्टि से एक वर्ड है नूपुर। नूपुर यानी घुंघरू। नो छोटा है और पै में ऊ की मात्रा क्या है, बड़ी है। क्या कहा है कि अचानक मेरे साथ क्या हुआ, मैं समाधि, जैसे मैं किसी समाधि में बैठी थी, वो समाधि टूट गई है और मैं, कोई नृत्यांगना आत्मलीन होकर नृत्य करती है और अगर उसके अचानक घुंघरू टूट जाए तो उसको कैसा महसूस होता है, वैसा महसूस हुआ। मैंने क्या देखा ऐसा, मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कुछ पहाड़ी औरतें, वहाँ की स्थानीय औरतें पत्थर तोड़ रही हैं जो अतीब सुंदर हैं और जिन्हें शायद ही पता हो कि हिमालय इतना सुंदर है। वे हिमालय की सुंदरता को क्या पता उन्होंने देखा या नहीं देखा है। इस कारण उन पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हो, जैसे कोई समाधिस्थ योगी समाधि से उठ गया हो। अर्थात मेरा पूरा मानसिक चैनल बदल गया। हाँ, गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। लेखिका को थोड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी कोमल काया है, कितना शारीरिक सौंदर्य है, कितनी सुंदर है, और इन कोमल कोमल हाथों में ये भारी भरकम हथौड़े, और प्रकृति ने शायद इनके साथ न्याय नहीं किया है, ऐसा लेखिका को लगा। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको बड़ी टोकरी को कहते हैं जो पीठ पर लदी होती है, जैसे आसाम के बागानों में, चाय के बागानों में आपको मिलेंगे। मैं उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। अर्थात वे महिलाएं कितना शारीरिक श्रम कर रही हैं, पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे बड़ी टोकरी में पीठ पर बंधे हुए हैं और वे पहाड़ी औरतें पत्थरों को तोड़ रही हैं। शारीरिक सौंदर्य और साथ साथ शारीरिक थकान, साथ ही साथ ममत्व, सब कुछ एक साथ। क्या लिखा है, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। कुदाल यानी गेंती जिसको बोल सकते हैं, फावड़ा जिसको बोल सकते हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। देखो इतना सौंदर्य हिमालय का,
इतनी सारी सुंदर नदियां, इतने सारे सुंदर फूल, इतनी सुंदर वादियां और इतने सुंदर झरनों के बीच यहाँ पर भूख अर्थात पहाड़ी औरतों की बात की है, मजदूरों की बात की है, मौत, दन्य, बेचारापन और जिंदा रहने की ये जंग लेखिका को आश्चर्य उगता है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, एक तरफ माता का फर्ज निभा रही हैं, दूसरी तरफ कठोर श्रम साधना कर रही हैं अर्थात शारीरिक श्रम कर रही हैं। वहीं पर खड़े बीआरओ की फुल फॉर्म है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के एक कर्मचारी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में कहा, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, उसने चुहलबाजी के अंदाज में कहा कि जिन रास्तों पर आप चल रहे हैं उन रास्तों को ये पहाड़ी औरतें और बना रही हैं। हाँ, रास्तों से गुजरते हुए हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों के पहाड़ी औरतें हैं वो चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, लेखिका ने कहा है कि ये कार्य तो काफी खतरनाक होगा। मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया, अचानक निकल गया। वह संजीदा हो गया। संजीदा होने का मतलब है एकदम गंभीर हो गया, या ये कह सकते हैं कि अपने आप में वो गंभीरता के साथ बोला। क्या कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी, बड़ा दुस्साध्य कार्य है अर्थात बड़ा ही कठिन कार्य है ये। पहाड़ों को रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। यस, तो लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि जिन पहाड़ी रास्तों पर आप आगे बढ़ रहे हैं उन पहाड़ी रास्तों को ये पहाड़िन महिलाएं और बनाती हैं, और पिछले महीने तो किसी एक की जान में चली गई थी, और ये मौत से टक्कर लेने वाला कार्य है अर्थात जिंदगी को हथेली पर लेकर ये चलती हैं, और साथ ही साथ ये बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। क्या कहा है कि जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, और थोड़ी सी भी चूक हुई तो व्यक्ति पाताल में पाता है, अपने आप को बहुत नीचे पाता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था। हाँ, सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। क्या लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है, अर्थात मौत को भी परास्त किया है इन रास्तों को बनाने में। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, अर्थात उस दृश्य को देखा, पहाड़ी औरतों वाले उस दृश्य को देखा, तो लेखिका को ऐसा लगा कि ये ऐसा ही दृश्य मैंने पलामू और गुमला में भी देखा था। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। और उन आदिवासी युवतियों के कुछ पांव फूले हुए थे, ये बातें उन्हें स्मरण हो आती हैं। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, ठाठे का मतलब होता है, जय यहाँ नीचे अर्थ भी दे रखा है, और अपन लोकल लैंग्वेज के हिसाब से समझे तो मारवाड़ी में कहते हैं ना, जैसे हाथों में आटन पड़ जाना या हाथों में निशान पड़ जाना, या ये कह सकते हैं कि हाथों में पड़ने वाले जो गांठ होती है, निशान होती है, उसको ठाठे बोलते हैं। हाँ, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, सारे अभाव, सारी यातनाएं और सारी वंचनाएं एक तरफ। बहुत बड़ी बात लेखिका ने कही है कि वास्तव में मुझे ये बात, इस बात का पता चला कि सारी मलाई एक तरफ, सारी मलाई एक तरफ का मतलब है भारत के 10% लोग एक तरफ, और सारे आंसू भारत के 90% लोगों के पास, सारे अभाव 90% लोगों के पास, सारी यातनाएं और सारी वंचनाएं, व्यथित पीड़ा का भाव एक तरफ। ये वास्तव में सत्य है कि भारत के 10% लोगों के पास जितना
धन है, ऐश्वर्य है, विलास, भोग विलास की चीजें हैं, उतनी डिवाइड है, शेष बचे 90% लोगों में ये असमानता है। तो सारी मलाई कौन? आधा धन 10% लोगों के पास और शेष बचा आधा धन है 90% लोगों के हिस्से में। तो ये सारे आंसू हैं, सारे अभाव हैं, सारी यातनाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि पहली बार लेखिका के साथ जो यात्रा कर रही है उसका नाम आया है यहाँ पर पहली बार, जिनका नाम क्या है? मणि। लेखिका के साथ उनकी एक सहेली भी यात्रा कर रही है, उस सहेली का नाम है मणि। और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख, गमगीन का मतलब है दुखी देखकर, शोकग्रस्त देखकर जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जितेंद्र ने क्या कहा कि मैडम ये तो देश के आम लोग हैं, आम जनता है, आम जनता को तो आप कहीं पर भी देख लेंगी, आप उसको देखिए, किनको? इन पहाड़ों के सौंदर्य को देखिए कि इन सुंदरता में क्या कुछ खजाना है। अब इसका उत्तर लेखिका क्या देती है? ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रैपिंग है। बहुत शानदार उत्तर लेखिका ने दिया है कि देश की ये आम जनता नहीं है, ये देश का संतुलन है। अगर ये देश की आम जनता देश के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो देश का संतुलन बिगड़ जाए। देश कोई सरकारी नेता या ये कह सकते हैं कि सरकार या ये कह सकते हैं कि देश के सैनिक ही नहीं चला रहे हैं, देश को चला रहा है देश का मजदूर वर्ग, देश का किसान वर्ग, देश का खेतीहर वर्ग, देश का कृषक देश चला रहा है। अगर ये देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाए तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, तो देश का संतुलन खराब हो जाए। और पिछले दिनों कोरोना काल में हमने देखा कि देश का ये वर्ग, मजदूर वर्ग कितना परेशान रहा, कितना हताश रहा, कितना निराश रहा, उसको घर पहुंचने में भी और सरकारों ने ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। लेकिन ये देश के प्रति संतुलन है। और ये कैसा है? वेस्ट एट रैपिंग, अर्थात ये समाज से बहुत कम लेते हैं और समाज को बहुत कुछ देते हैं। और एक बहुत बड़ी कविता भी मजदूर पर है कि मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, है ना, अगणित बार मैंने धरा पर स्वर्ग बनाए। तो कहने का मतलब है कि ये वो चीज़ है जो धरा को स्वर्ग बनाते हैं, जो हिमालय में भी पर्वत जो कितना दुस्साध्य कार्य है वहाँ पर भी रास्ता बना देते हैं, जो 500 किलोमीटर रोड बना देते हैं, स्टेशन बनाते हैं, जो स्कूल्स बनाते हैं, जो अस्पताल बनाते हैं, जो सब कुछ बनाते हैं, वो हैं कौन? देश का मजदूर। इन्हें लेखिका ने क्या कहा है? ये वेस्ट एट रैपिंग है, अर्थात समाज से बहुत कम लेते हैं और समाज को बहुत ज़्यादा देते हैं। हाँ, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल बन गया। देखिए लेखिका ने क्या कहा है कि यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की युवतियाँ कितने अभावों में जीवन जी रही हैं, बावजूद इसके इन्हें ये पता ही नहीं है कि हम गरीब हैं, हम अभावग्रस्त हैं, हम वंचित हैं, हम व्यथित हैं, हम कष्टों में हैं। और इनके चेहरे पर जो मुस्कान, जो खिलखिलाहट मैं देख रही हूँ, तो मुझे एक थोड़ा सुकून मिला, चैन मिला कि वास्तव में जीवन में अगर प्रसन्नता की तलाश करनी है तो वो किससे? धन से, पैसे से नहीं आ सकती, वो व्यक्ति के भीतर से आती है। और ये किस प्रकार खिलखिलाकर हंस रही हैं, इस बात से अच्छी तरीके से मैं ये बात पता लगा सकती हूँ कि वास्तव में प्रसन्नता व्यक्ति के भीतर से उमड़ती है। और इन श्रम सुंदरियों की जो प्रसन्नता उमड़ रही थी, इसकी तुलना करते हुए लेखिका ने कहा है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि लेखिका ने हिमालय के विराट सौंदर्य की चर्चा की है, जिसमें तीस्ता नदी उसके साथ लगातार बह रही है, साथ ही साथ पहाड़ी औरतों के दुख दर्द को उभारा है, पहाड़ी
और युवतियों के दुख दर्द को उभारा है। साथ ही साथ लेखिका एक बहुत बड़ी चिंतक है, बहुत बड़ी मनन करने वाली है। वो मंथन करती है कि किस प्रकार से लोग देश की मजदूर वर्ग को आम जनता समझते हैं, मगर वो आम जनता नहीं है, वो जीवन के प्रति संतुलन है। और जीवन के प्रति संतुलन अगर चला जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ये बातें हमने आज इस वीडियो में हिमालय की यात्रा में जानी। हिमालय की यात्रा अपनी आगे जारी रहेगी। कल फिर से एक हिमालय की यात्रा का पड़ाव मैं लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।